नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार के में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और बच्चों जल्दी से आप सभी एक बार जल्दी से मुझे ये बता देंगे कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूं। अगर सब कुछ ओके है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। नितिन, पारुल, आसमा, सुहानी, कोमल, उज्जवल, विशाल, अभिषेक, शीतल, अल्पा, रिहान, मनीष, हर्ष, सुमित, नंदिनी, गौरव, अभिषेक, प्रदीप, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्तिकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आपको मैंने कल बताया था कि आपका कल जैन धर्म खत्म हो जाएगा और जैन धर्म के बाद हम सीधा किस पर जाएंगे? तो जैन धर्म के बाद बच्चे हम सीधा पहुंच जाएंगे आपके मगध साम्राज्य की तरफ। मगध साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी आप सभी जुड़ते चले जाएंगे ताकि मैं सेशन को भैया स्टार्ट कर दूं। प्यारे बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका जैन धर्म है उसमें मैंने कल आपको बताया था कि हम कल यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और कल मैंने कहाँ पढ़ाया था? कल मैंने लास्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के समय कौन अध्यक्ष था और कौन आपका जो है फीमेल्स का अध्यक्ष था। ये सब मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जैन सिद्धांत में ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अनेकांतवाद को समझाया गया है और बेटा स्यायवाद को समझाया गया है। कि अनेकांतवाद किसको कहते हैं और स्यायवाद किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू ज्ञान मीमांसा। तो ये कहता है कि प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांत मतलब जो अनेकों चीजों की बात करता है, तो अनेकांत मतलब बहुत सारे गुणों की, बहुत सारी क्वालिटीज की बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी जीव हो, उसकी अलग अलग क्वालिटीज होती है कि नहीं? बहुत सारी क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर होती हैं और एक ऐसी क्वालिटी होती है जो व्यक्ति को सक्सेस कर देती है, जो उसको क्या कर देती है, सफल बना देती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे वस्तु हो चाहे जीव हो, दोनों में क्या होती है, अलग अलग क्वालिटीज होती है। उसके बाद बेटा अनेक गुणों को केवल ही जान सकते हैं। केवल मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो आपके ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते को बताते हैं। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर एक वस्तु या आपके जो अनेक गुण एक जीव के अंदर होते हैं उनको पहचानने की क्षमता किसके पास होती है? तो प्यारे बच्चे, केवल का मतलब होता है जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और यही केवल क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की क्वालिटीज को जान सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा। प्रैक्टिस सेट के बारे में अभी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी पहले पढ़ लो, फिर मैं प्रैक्टिस सेट पे भी आऊंगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान दूंगी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए बराबर से कि जैन सिद्धांत के अनुसार आपका ज्ञान मीमांसा में अनेकांतवाद और स्यायवाद का क्या मतलब होता है? अनेकांतवाद का मतलब है कि मैम प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं और स्यायवाद में ये कहा गया है कि उन गुणों को केवल ही पहचान सकते हैं, मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इसे केवल भी कहते हैं, असलम केवल भी कहते हैं। केवल मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और केवल होता है ज्ञान, जो आप कह रहे हो ना किसे केवल कहते हैं, तो केवल होता है ज्ञान और जिस केवल को प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं केवलिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं आपसे तो आपने एक वर्ड हमेशा सुना है आस्तिक और नास्तिक। तो बच्चे सोचते हैं कि जो भगवान की पूजा करते हैं वो आस्तिक और जो भगवान की पूजा नहीं करते वो नास्तिक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आस्तिक और नास्तिक का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक और नास्तिक में आपका जो लेना देना है वो किसका है? वेदों का है। जो वेदों में विश्वास करते हैं, जिनको वेदों में विश्वास है वो आस्तिक होते हैं और जिनको वेदों में विश्वास नहीं है वो नास्तिक होते हैं। मतलब जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं, अनऑथेंटिक मानते हैं, नास्तिक। जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, ऑथेंटिक, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे बेटा सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या मानता है? वेदों को ऑथेंटिक मानता है। लेकिन प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पे जो नास्तिक है जैसे आजीवक संप्रदाय, ये वेदों को अनऑथेंटिक मानते हैं, इनका महत्व नहीं मानते। इसके अलावा आपका यहाँ पे कौन सा धर्म? तो आप कहोगे मैं बौद्ध धर्म, ये भी वेदों को नहीं मानता। उसके अलावा जैन धर्म, ये भी वेदों को नहीं मानता। तो ये वो धर्म है जिन्होंने वेदों को अनऑथेंटिक कहा है। और आस्तिक आप कह सकते हो कि मैं वो लोग हैं जिन्होंने वेदों को ऑथेंटिक कहा है, प्रमाणिक माना है और वो सनातन धर्म में माना है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आजीवक संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, उन्होंने आपके वो कौन है? मकलीपुत्र गोसाल। मकलीपुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। और आजीवक संप्रदाय क्या कहता है? इसकी मान्यता है कि जो कुछ भी है वो कर्म पर आधारित है। मतलब आपका जैसे आजीवक संप्रदाय का मतलब है कि जो मतलब एक तरीके से आपके कर्म में लिखा है वही होगा, कर्म के हिसाब से होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज विश्वास करते हैं कि जब हम कर्म करेंगे तब जाकर कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कर्म किए बिना भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यानी कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होने वाला है, ये मानकर हम बैठ जाए। लेकिन आजीवक संप्रदाय कहता है कि जो आपके जीवन में लिखा हुआ है, जो आपके मतलब कहते हैं भाग्य में लिखा हुआ है, किसको मानता है? भाग्य को मानता है। ये किस पर जोर देता है आजीवक संप्रदाय? ये मानता है भाग्य को, कि जो आपके भाग्य में है आपको वही मिलेगा। लेकिन बेटा अगर आप कर्म करोगे ना, अगर आप कर्म करोगे तो क्या कर सकते हो? अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो। अगर आप कर्म करते हो तो कर्म करने से क्या हो जाता है? आपकी किस्मत, आपका भाग्य चेंज हो जाता है। लेकिन आजीवक संप्रदाय क्या कहता है? नहीं, कुछ भी कर लो, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो किसने वेदों को माना, किसने वेदों को नहीं माना, ये आपको पता चल गया होगा। आस्तिक और नास्तिक क्या होता है ये भी आज आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है षड दर्शन। और यहां से क्वेश्चन आते हैं कि आपका सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मतलब सांख्य दर्शन के आपके कह सकते हैं कि जनक किसको कहा जाता है? न्याय दर्शन किसने दिया था? योग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब किसने दिए थे कॉन्सेप्ट? तो आपको जब मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध आला कलाम के आश्रम में गए थे, उन्होंने सांख्य दर्शन को वहां सीखा था। तो सांख्य दर्शन के जनक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन किसने दिया था? तो बेटा कपिल ने। न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। कणाद ने क्या दिया था? वैशेषिक। पतंजलि ने योग, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और वाजरायण ने उत्तर मीमांसा। तो आपसे पूछा जाएगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मैम गौतम है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है। वैशेषिक के कौन है? कणाद है। योग के प्रवर्तक पतंजलि है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा वाजरायण ने। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। आप कितने भी कमेंट करो, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। जब मैं आपसे ये कह चुकी हूं कि मैं कमेंट्स लूंगी इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, तो आपको बात समझ में नहीं आती, तो अब मैं आपके कमेंट्स लूंगी ही नहीं। जब आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं आपकी क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं आपकी बात? बताओ। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने। सांख्य दर्शन कपिल ने। वैशेषिक ने, कणाद। योग किसने दिया? पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा वाजरायण ने। तो ये षड दर्शन आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, या न्याय दर्शन के आपका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया? सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ठीक है, दर्शन सॉरी। ठीक है, उसके बाद उत्तर मीमांसा किसने लिखा? पूर्व मीमांसा किसने लिखा? वैशेषिक को किसने लिखा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा। तो आपको क्या बताना है? नाम बताना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये देखिए, ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इतनी देर से मैंने लगा रखा है। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे और ऐसे लोग जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। यहां से एक नाम हटा दीजिएगा, ये दो जगह टाइप हो गया है, मैं हटा देती हूं इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो बेटा जी देखिए ध्यान से, आपके बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स कौन कौन लोग थे इन सबके बारे में आप पढ़ोगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि किस किसने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था।
ठीक है। तो बेटा जी हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को माना, कनिष्क बौद्ध धर्म को माना क्योंकि कनिष्क ने क्या करवाई थी, संगीति भी करवाई थी। बिंबिसार बौद्ध धर्म को माना, अशोक ने बौद्ध धर्म को माना, प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म को, और गोपाल जो पाल वंश के शासक थे ये भी बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स थे। तो हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इन सब लोगों ने किस धर्म को माना, बौद्ध धर्म को। अब इनमें एक व्यक्ति है बिंबिसार। बिंबिसार शुरुआत में बौद्ध धर्म का फॉलोवर्स था, लेकिन अपनी पत्नी, इनकी पत्नी होगी चेलेना, उसके कहने पर ये क्या अपनाएगा, जैन धर्म। क्योंकि भैया पत्नी कहे तो पति को करना तो पड़ता ही है ना, क्योंकि उसे घर में खाना भी खाना है, घर में जो है उसे पत्नी के और भी बहुत सारे काम है, तो भाई पत्नी की बात तो पति को माननी ही पड़ती है। तो भैया बिंबिसार मान लेते हैं और बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, जैन धर्म में आपके खारवेल ने माना है, अजात शत्रु ने जैन धर्म को माना है, अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उदयन ने और प्यारे बच्चे संप्रति ने, इन सब लोगों ने किसको माना है, जैन धर्म को। खारवेल, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और बेटा जी संप्रति, ये सब लोग किसके फॉलोवर्स थे, तो आप कहोगे कि मैम ये सब जैन धर्म के फॉलोवर्स थे। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से यहाँ पर नोट कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगी जैन धर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो बताऊंगी आपको टेंपल्स, जैसे जैन धर्म के कौन कौन से टेंपल्स थे। आप पहले इसको लिख ले ताकि फिर मैं आपको आगे बता पाऊं। बेटा बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले बौद्ध धर्म को फॉलो किया, उसके बाद जैन धर्म को माना था। बहुत सारे ऐसे शासक थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विमलेश कुमार जी, अजातशत्रु के समय पे बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, लेकिन ये जैन धर्म का फॉलोवर था बेटा, लेकिन ये जैन धर्म का फॉलोवर था। लिख लिया है? आगे आइए। अब प्यारे बच्चों मैं आपको लिखवाने वाली हूं जैन धर्म से संबंधित तथ्य, फैक्ट्स रिलेटेड टू जैन रिलीजन या जैनिज्म। अब इसमें आप पहले लिखेंगे अजमेर का सोनी जी का नासिया मंदिर यानी टेंपल। ठीक है, इस मंदिर का नाम क्या है, सोनी जी का नासिया मंदिर, और ये कहां पर है, अजमेर में। अब बेटा जी ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो अब यहां पर बात आती है कि ये जो मंदिर है, ये जो आपका सोनी जी नासिया का मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। इसे लाल मंदिर यानी कि रेड टेंपल, इसे लाल मंदिर यानी कि रेड टेंपल भी कहा जाता है, इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में प्यारे बच्चे इस मंदिर का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो आप कहेंगे सॉरी कि मैम 19th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चे एक है आपका जल मंदिर, एक क्या है आपका जल मंदिर ही इसको कहेंगे जल टेंपल, इसको कहेंगे जैन धर्म से संबंधित है। अब लिखिएगा कहां पर है, तो बेटा ये बिहार में है, ये अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कहां पर है, पूरा लिखवा देती हूं, बिहार के पावापुरी में। बताइए पावापुरी में क्या हुआ था, बिहार के पावापुरी में है। इस मंदिर का निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। तो बिहार पावापुरी में आपका एक मंदिर है जिसे आप जल मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। एक लिखिएगा प्यारे बच्चे पालीताना मंदिर, ये कहां पर है, गुजरात में, शत्रुंजय पहाड़ी पर, ये गुजरात में पालीताना मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी पर है। निर्माण 11th सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये आपका जैन संरक्षक कुमार सोलंकी ने करवाया था, जैन संरक्षक कुमार सोलंकी द्वारा निर्माण इन 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी में। बहुत बढ़िया मैम, पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनवाया उनके बड़े भाई ने। इसको नोट कीजिए बेटा, और फिर मैं आपको बताऊंगी वर्ड तीर्थंकर, जिसको आप बार बार पूछते हैं तीर्थंकर कौन है, तीर्थंकर किसको कहते हैं, बताइए जल्दी से लिखकर फटाफट मुझे बताएंगे आपने लिख लिया है या नहीं। जल मंदिर, पालीताना मंदिर, सोनी जी नासिया का मंदिर, सब आपके ये जैन रिलीजन से संबंधित मंदिर हैं, जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। लिखकर बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बेटा, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। आगे आइए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करेंगे कि एक वर्ड में हमें बहुत परेशान करता है, तीर्थंकर। ये जो वर्ड है तीर्थंकर, ये क्या है, तीर्थंकर किसको कहते हैं, तो आप लिखेंगे धर्म का रक्षक, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक। तो लिखिएगा प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टीचर, ये होता है तीर्थंकर, जो धर्म की रक्षा करता है और आध्यात्म की शिक्षा देता है। आध्यात्म क्या होता है, जो आत्मा और ईश्वर के बारे में हमें बताता है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर क्या है, ये सब प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पलक करिए, इतना भी धीरे मत पढ़ाइए, बोर हो जाता है बेटा, धीरे नहीं पढ़ाइए, लिखते समय तो टाइम लगता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक टीचर। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैन मठ होते हैं, तो जैन मठों को क्या कहते हैं, तो जैन मठों को बेटा वसादीस कहते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता है, वसादीस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यही कहते हैं, जैन मठों को क्या कहते हैं, वसादीस कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड जैन संगीति भानुगुप्त के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे,
शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौन अध्यक्ष थे? तो मैम वसुमित्र। ठीक है, उसके बाद में आइएगा नेक्स्ट। प्यारे बच्चे, महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। पवित्र व्यक्ति माना जाता है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, यानी उसे प्रेजेंट के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, एक वर्ड होता है गच्छा। इस शब्द का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, और ये जो गच्छा होता है इसका अर्थ यानी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिखिएगा, जो एक साथ यात्रा करते हैं, उसे कहा जाता है गच्छा। ठीक है, चलो, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद में मैं आपके थोड़े से कमेंट्स लूंगी, पूरे टाइम कमेंट्स नहीं लूंगी। ठीक है, और मैं अब शुरू करूंगी मगध साम्राज्य, बताऊंगी कि मगध शक्तिशाली क्यों हुआ था। बेटा गच्छा, ये लिखा है गच्छा। गच्छा का मतलब से किसी चीज को कलेक्ट करना कहते हैं किसी को, तो यहाँ पे ऐसे लोग जो एक साथ यात्रा करते हैं उसको गच्छा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन जैसे एक आ रहा है टेस्ट आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर। बेटा प्रैक्टिस सेट को लेना अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो आपको टाइमिंग पता है, रात को 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। अब कुछ बच्चों का है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमें लेना चाहिए? ठीक है, तो क्या हमें उसको लेना चाहिए? तो बेटा वो आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि लेना चाहिए तो आप कहोगे मैम हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो कि कुछ प्रैक्टिस सेट को इसलिए ले सकते हो जिससे आपको ये पता चले कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो जानबूझकर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मैम रिएक्ट करेंगे, तो बेटा अपना जो यहाँ पर आपका ये जो तरीका है इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई रिएक्शन देने वाली नहीं हूँ। और वो बच्चे पता है कौन है? डेली क्लास में भी आते हैं, डेली क्लास भी करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है कि मैम हमारा नाम ले, पूरी क्लास के सामने हमें बोले। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब मुझे लगा कि आपकी बदतमीजी का लेवल एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, उस दिन मैं आपको आपका नाम लिए बिना ही ब्लॉक भी करवा दूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत है क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की, ऐसे बच्चों की नहीं जो क्लास के अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट करें। और मैं आपको लगता है कि बदतमीजी क्यों झेलती हूँ? इसलिए कि आप अभी बच्चे हो, आपके अंदर उतनी समझ भी नहीं है। और ये समझ केवल उन बच्चों को आ सकती है, कंटेंट उन बच्चों को समझ आ सकता है जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए केवल टीचर पर डिपेंड नहीं रहते, जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, 7 बजे नहीं हो पा रहा है उसका टाइमिंग, क्योंकि 7 बजे आपका मैथ्स का चल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं, आप उनका लेवल देख सकते हो और वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को खुद भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आपसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है नेक्स्ट। तो मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध साम्राज्य, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध एम्परर। क्योंकि मैंने देखा है अगर बच्चों को ब्लॉक करा दिया जाता है तो फिर वो कितने परेशान होते हैं, फिर वो एक टीचर की शिकायत देकर दूसरे टीचर के पास जाएंगे, अपने आप को कभी गलत नहीं बताएंगे। बेटा हमें आपके पैसों की वैल्यू पता है, हमें पता है कि आपके लिए 500-600 रुपए भी कितनी बड़ी चीज होती है, लेकिन शायद आप कमेंट्स करते समय इस चीज को भूल जाते हो। कम से कम समय का और अपने पैसे का और अपना सदुपयोग करो, सदुपयोग मत करो। ये मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। हमें आप क्या बोल रहे हो? हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो कब तक नहीं पड़ रहा है? जब तक हम उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को छोड़ दूंगी फिर सारे बच्चे वही करने लग जाएंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई किया करो, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सनी, बहुत अच्छा स्कोर है आपका शुरुआत में। तो बेटा जी मगध साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, मगध एम्परर की जब हम बात करते हैं, तो मगध साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मगध महाजनपद है, ये मैंने आपको बताया था कि क्या है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। यही बताया था कि मैम ये मोस्ट पावरफुल महाजनपद आपने बताया था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। और इसकी लोकेशन भी प्यारे बच्चे मैंने आपको बताई थी मगध। क्या बताई थी बच्चे? मैंने आपको मगध बताई थी। दीपक क्या पूछ रहे हो आप? कहां पर होगी? बताओ बेटा क्या पूछ रहे हो? अब देखो ध्यान से मेरी बात को प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये जो मगध आपका एम्परर है, जो मगध साम्राज्य है, ये आपका शक्तिशाली क्यों था? आखिर क्यों सारे के सारे राजा इस पर शासन करना चाहते थे? मैंने ऐसी क्या वजह थी जिससे आपने इसको शक्तिशाली कह दिया? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मगध था, मगध कौन कौन सी नदी के पास था? चलो नदी का नाम आप बताओ कि मगध के पास में कौन कौन सी नदियां थी, और मगध के पास में उन नदियों का नाम मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए बेटा जल्दी से। अब बच्चे मैं कमेंट्स दूंगी क्लास के एंड में, और आपके जितने डाउट्स है सभी के बीच में नहीं। मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मगध की नदियों के किनारे पर था, जल्दी से, क्योंकि उसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये शक्तिशाली क्यों बना था। मैम गंगा और सोन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है आपने कि मैम गंगा एवं सोन नदियों के किनारे पर था। गंगा एवं सोन ये दो रिवर्स थी जिनके पास में ये मगध साम्राज्य आपका पड़ता था। और बेटा जब कोई भी महाजनपद किसी नदी के किनारे पर होता था, मान लीजिए नदी बह रही है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके जहाज आसानी से जा सकते थे, यहाँ पे खेतों में पानी आसानी से आ सकता था। जब खेतों को पानी अच्छा मिलेगा तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो बेटा यहाँ पे जो राजा होगा, प्रशासक होगा, उसको टैक्स भी अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मगध की स्थिति ऐसी थी कि मगध नदी के किनारे पर था, यहाँ पे कृषि यानी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, उपज अच्छी होती थी तो राजा को टैक्स यानी कि कर अच्छा मिलता था। यहाँ पे नदी होने के पास में, उनका नदी पास होने से व्यापार में बहुत अच्छा यहाँ से व्यापार होता था, और बेटा यहाँ पर लोहे के भंडार पाए जाते थे। तो इन सब वजह से मगध क्या था? मगध एक शक्तिशाली आपका महाजनपद था। और इस मगध का शासन करने के लिए कई सारे वंशों ने प्रयास किए, समय समय पर वो वंश आए। तो वो कौन से वंश थे? सबसे पहला वंश कौन सा था? ये सब प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊंगी। तो मगध शक्तिशाली था क्योंकि मैम यहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, टैक्स अच्छा मिलता था, व्यापार अच्छे से होता था। क्यों होता था? क्योंकि मैम नाव जो है नदियों के थ्रू जा सकती थी। पहले आपका व्यापार कैसे होता था? पानी के थ्रू ज्यादा होता था। और बेटा जी यहाँ पर लोहे के अच्छे भंडार थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपके मगध के शक्तिशाली होने का एक कारण है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूँ तो एक चीज और सुन लीजिए कि जो आपका मगध साम्राज्य है, इसमें देखो यहाँ लिखा है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा, और मगध से पहले शक्तिशाली काशी था। ये दोनों लाइंस में आपको ऑलरेडी पीछे लिखवा चुकी हूँ। अब मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, मतलब मगध जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है इस समय पर अगर हम बात करें, तो आप कहोगे कि मैम पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि ईस्टर्न यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल पर आपको इसकी स्थिति दिखाई देगी। ये प्रेजेंट में जो इसका स्टेटस है वो आप कहेंगे मैम ईस्टर्न यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो मगध साम्राज्य है इसका उत्तर सिक्स या आप कह सकते हो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद काल का समय है वो 600 बीसी से शुरू होता है और 400 बीसी तक रहता है। तो ये 6वीं शताब्दी में आपका मगध साम्राज्य का उदय होता है, मतलब उत्कर्ष पर आता है, मतलब जो इसके अंदर कृषि अच्छी होती है, टैक्स अच्छा मिलता है, व्यापार अच्छा लगता है, लोहे के भंडार मिलते हैं। ये सारी चीजें कब 6वीं शताब्दी के आसपास पता चलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो मगध साम्राज्य है, इस पूरे मगध साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो ये 544 से लेकर 185 बीसी तक आप मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप इतना लिख सकते हो जल्दी से। बेटा राजपटना भी तो बिहार में ही आती है, बोल रहे हैं आपने पटना के गया जिले में बताया है।
जल्दी से लिखिए बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किसने शासन किया, फिर कितने वंशों ने यहाँ पर शासन किया, मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। कोमल कैरियन के टाइम का पता कैसे चलता है, तो बेटा आपके पुरातत्वविदों ने पता लगाया है, उन लोगों ने हर चीज को खोजा है, ठीक है, और एविडेंस के बेसिस पर ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आप प्यारे बच्चे, अगर मैं आगे बात करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मगध साम्राज्य पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जरा लिखिएगा, मगध पर शासन करने वाले वंश, मगध पर शासन करने वाले वंश, जिन्होंने इस मगध साम्राज्य पर, वंश को कहते हैं डायनेस्टी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं तो लिखेंगे हम सब नहीं मानेंगे साहब को, समझे, हम सब नहीं मानेंगे साहब को, समझे। अब ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनका आपको पहला लेटर लेना है। देखो, पहले में अ से हो जाएगा हर्यक वंश, स से होगा शिशुनाग वंश, न से होगा नंद वंश, म से होगा मौर्य वंश, स से होगा शुंग वंश, क से होगा कण्व वंश और स से होगा सातवाहन वंश। ये आपके यहाँ पर पूरे वो वंश हैं जो मगध साम्राज्य पर समय समय पर शासन करेंगे। लेकिन मैं आपको हर्यक वंश पढ़ाने से पहले आपको एक वंश पढ़ाऊंगी जो कि मगध पर शासन करने वाला सबसे पुराना वंश है, जिसको आप बृहद्रथ वंश कहते हैं, क्योंकि उसका संस्थापक बृहद्रथ था। तो ये ट्रिक है, आप जरूरी नहीं है कि इसी ट्रिक को आप अपनाएं, आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डली हुई है जो मैंने डलवाई है, मगध पर शासन करने वाले वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और मौर्य वंश के आगे आपका यहाँ लिखा है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब प्यारे बच्चे, हम जब बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका जो मगध पर शासन करने वाला सबसे पुराना वंश वो था बेटा आपका यहाँ पर बृहद्रथ वंश। देखिए, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे, ठीक है। और ये बृहद्रथ किस टाइम का है, महाभारत के टाइम का जो है आपका ये बृहद्रथ है, और महाभारत के समय का, और पुराना वंश तो इसका आप नाम लिख सकते हो बृहद्रथ वंश। और इस वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ, और इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, बृहद्रथ वंश। और प्यारे बच्चे, इस बृहद्रथ का जो बेटा था उसका नाम है जरासंध, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी ग्रीव्रज। बहुत पूछा जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, तो ग्रीव्रज थी। इसकी राजधानी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनुराधा लिखा है सबसे पहला वंश था बृहद्रथ वंश, सबसे पुराना, जिसने हर्यक वंश से भी पहले शासन किया। तो सबसे पुराना या सबसे पहला वंश आपका कौन सा है, बृहद्रथ वंश है। संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था, जो महाभारत के समय का था, और इस बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था, और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, ग्रीव्रज, यानी कि जिसे आप कहते हैं कैपिटल, तो ये थी इसकी ग्रीव्रज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीव्रज किसके समय पर मगध की राजधानी थी, या बृहद्रथ ने मगध की राजधानी किसको बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीव्रज को बनाया था। और ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी हूं कि मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि द फर्स्ट मेंशन ऑफ मगध एम्पायर कम्स फ्रॉम अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्यारे बच्चे सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया गया है। ग्रीव्रज कहें, राजगृह कहें, आपका बिल्कुल बिहार में है, आरिफ हुसैन ने बिल्कुल सही लिखा है। हाँ अल्पन, ये वही जरासंध है, महाभारत वाला, ठीक है। अब इसने ग्रीव्रज बनाई और अपनी राजधानी बनाकर इसने क्या किया, अपने राज्य को स्थापित किया। लेकिन इसके बारे में हमें इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करती हूं तो मगध में आपका जो वंश होगा वो कौन सा आएगा, हर्यक वंश। मगध का समय कब से कब तक है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि मैं मगध का समय आपने 544 से 185 बीसी बताया। अब इसमें से हर्यक वंश कितने समय तक शासन करेगा, तो हर्यक वंश 544 से लेकर 412 बीसी तक रहेगा। कौन सा वंश, तो मैम हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल, पूरा हर्यक वंश की बात कर रही हूं, और उस हर्यक वंश में जो इसका संस्थापक है हर्यक डायनेस्टी का, बिंबिसार, उसका शासनकाल 544 से 492 बीसी तक रहेगा। 492 बीसी तक रहेगा, ये आप बेटा ध्यान रखेंगे। 492 बीसी तक इसका शासनकाल रहेगा। तो बिंबिसार कौन है, मैं बिंबिसार वो व्यक्ति है जिसने हर्यक वंश को स्थापित किया है। और बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहते हैं, श्रोणिक कहते हैं, सॉरी श्रेणिक कहते हैं, और इसे मत्स्य पुराण में क्या कहते हैं, तो चेक्लोजश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेणिक किसमें कहा गया है, जैन साहित्य में, और चेक्लोजश किसमें कहा गया है, तो मैं मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पहला पुराण था। बेटे इधर से प्रॉब्लम नहीं है ऋतिक, अगर इधर से होती तो बच्चा सब बोलते, हो सकता है बेटा आपकी तरफ से दिक्कत हो गई हो, ठीक है। और बेटा जी इसने क्या किया, इसने 52 वर्षों तक शासन किया, 52 ईयर्स तक प्यारे बच्चे इसने क्या किया था, तो आप कहेंगे कि मैम 52 ईयर्स तक इसने मगध पर शासन किया था। और इसने क्या किया, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने शादियां की थी। इसने क्या की थी, शादियां की थी, ठीक है। तो 52 ईयर्स तक इसने शासन किया था। मैंने अभी शिवा बेटा वही समझाया कि पूरे हर्यक वंश का कार्यकाल 544 से 412 है, जिसमें से आपका बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 है। ये पूरी हर्यक डायनेस्टी का टेन्योर है, और हर्यक डायनेस्टी का पहला शासक जो है बिंबिसार, जिसने क्या किया है, इस वंश को स्थापित किया है, और इसने 52 वर्षों तक शासन किया। और बेटा आपको मैं बता दूं कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाए थे, मैरिज रिलेशंस को इसने डेवलप किया था, ठीक है। और मैरिज रिलेशंस बना के इसने क्या किया, अपने राज्य को विस्तार किया। और प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया, मतलब इसने एक्सपेंड करने के लिए क्या किया, शादियां की बहुत सारी। और जब इसने अलग अलग देशों की राजकुमारियों से शादी की तो इसको दहेज भी मिला, ठीक है। क्या मिला, दहेज भी मिला। और प्यारे बच्चे देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं, पहली शादी की थी महाकौशला से, और महाकौशला की अगर मैं बात करती हूं तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, ध्यान से सुनना। और जब इनसे शादी हुई इनकी तो इसको काशी दहेज में मिला, और दहेज का पहला उदाहरण है ये आपकी महाकौशला और बिंबिसार की शादी में काशी दहेज में मिला। काशी वही है महाजनपद जो कि मगध से पहले शक्तिशाली थी, और यहाँ से पता है हर साल कितना टैक्स आता था, यहाँ से जो टैक्स मिलता था एवरी ईयर वो 1 लाख रुपए टैक्स आता था, और ये काशी किसको दहेज में मिल गई, बिंबिसार को। तो बिंबिसार ने क्या किया, काशी दहेज में लिया, महाकौशला से शादी की, और महाकौशला कौन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। फिर दूसरी शादी की थी उन्होंने चेलना से, जो कि चेटक की पुत्री थी। अब ये लिच्छवी चेटक का नाम आपने पहले भी सुना, ध्यान से सुनना, लिच्छवी चेटक आपने सुना था कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम क्या बताया था मैंने, मैं उनकी माता का नाम बताया था आपने त्रिशला, और त्रिशला कौन थी, तो मैं त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन थी।
तो महावीर स्वामी की माता जो लिच्छवी चेटक की बहन थी, उन्हीं की लिच्छवी चेटक ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? बिंबिसार से। यानी महावीर स्वामी और जो आपकी चेलना है, ये दोनों कौन हो गए? मैम भाई बहन हो गए। और लिच्छवी चेटक जो है वो चेलना के पिता है। इसका मतलब लिच्छवी चेटक जो है वो महावीर स्वामी के मामा हो गए। अब आप एक बार बताओ कि जब कोई चीज हमारी रिश्तेदारी में है तो हम अपनी रिश्तेदारी को बढ़ावा देंगे। तो इसने चेलना ने ये कहा कि आप बौद्ध धर्म को छोड़ दो और आप जैन धर्म को अपना लो। क्यों कहा? क्योंकि भैया महावीर स्वामी मेरे भाई है। तब बिंबिसार ने चेलना के कहने पर बौद्ध धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। तो समझ आया क्यों चेलना ने कहा, क्यों इसके कहने पर छोड़ा? तो ये थी पूरी कहानी। और प्यारे बच्चे, एक है यहाँ पर आपकी क्षेमा, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की, ये माँ होगा, माँ मध्य प्रदेश की राजकुमारी है, मध्य। और ये मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश आपका पड़ता है पंजाब में। और इनसे इनकी तीसरी शादी हुई, जिसका नाम है क्षेमा। यानी 3 शादी इसने की थी, आप ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चे, फिर इसने एक तो 3 जगह शादी कर ली और यहाँ पे अपना देश में किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। और आपको ये बता दूं कि उसके बाद बिंबिसार ने क्या किया? अंग महाजनपद को जीता और इसका पुत्र है अजातशत्रु, जिसे इसने वहां का उपराजा बनाया। तो इतनी बात समझ आई होगी कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के साथ साथ क्या किया? अपने राज्य का विस्तार किया और साथ साथ अंग महाजनपद को जीता। और जीतने के बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां पे क्या बना दिया? सब किंग, यानी कि उपराजा। तो अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। और यही अजातशत्रु बिंबिसार को मारेगा। क्यों मारेगा? राजा बनने के लिए। आज हम इतना ही रखते हैं। देखो लिखा है ये वाली लाइन, लास्ट पढ़ लो फिर मैं पूछूंगी क्वेश्चन। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपनाया बेटा? तो आप कहोगे मैम जैन धर्म को अपना लिया। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई है? राजगृह बनाई है मैम। क्या बनाई है? राजगृह। और इससे पहले क्या थी? ग्रीवरस थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। अब जैसे ही ये बात अजातशत्रु को पता चली तो अजातशत्रु को गुस्सा आया कि नहीं, दर्शक नहीं बन सकता, राजा तो मैं ही बनूंगा। तो इसने क्या किया अजातशत्रु ने? परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार को इसने मार दिया और कहा कि राजा दर्शक नहीं बनेगा, राजा तो अजातशत्रु बनेगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि जो अजातशत्रु था, इसको भड़काने का काम किसने किया था? इसको किसने भड़काया था? तो एक व्यक्ति था देवदत्त। इसने इसको इसके ही पिता के खिलाफ भड़काया और इसके पिता की से हत्या करवा दी। और क्योंकि इसने अपने पिता को मारा तो इसे क्या बोलते हैं? अजातशत्रु को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है प्रथम पितृहंता, क्योंकि ये अपने पिता को मार रहा है, अब इसका पुत्र आकर फिर इसको मारेगा। और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दर्शक भी बेटा आपका बिंबिसार का पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया, बता दिया। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। उदयन को क्या कहा गया? सेकंड पितृहंता। और क्योंकि यहाँ पर पिता की हत्या करके पुत्र शासन कर रहे थे, इस प्रकार हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो आप कहोगे कि मैम हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। अब चलो यहाँ पे रिवीजन कर लो। अब रिवीजन का टाइम आपका हो चुका है। रिवीजन बताइएगा, पालीताना मंदिर कहां पर है? पालीताना मंदिर कहां है? सेकंड, सोनी नासिया जी का मंदिर कहां है? यह मंदिर कहां पर है? सोनी नासिया जी का मंदिर कहां पर है? ठीक है। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपका एक और बताइएगा मुझे, जैन मठों को क्या कहा जाता है? या एक चीज और बता दीजिएगा, जल मंदिर कहां पर है? जैन मठ को क्या कहते हैं? जैन मठ को क्या कहा जाता है? यह भी बताइएगा। उसके बाद बताइएगा सेकंड, जैन संगीति किसके शासनकाल में? संगीति शासनकाल बताना, स्थान बताना और अध्यक्ष बताना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये बताइए। उसके अलावा बताइएगा मगध पर शासन करने वाला सबसे पुराना वंश, सबसे पुराना वंश, मगध की प्रथम राजधानी, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? बिंबिसार की पत्नियों के नाम। बिंबिसार की पत्नियों के नाम पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने उत्तर दे दिए होंगे कि अगर हम बात करते हैं आपका पालीताना मंदिर कहां पर है, तो आपने बताया था गुजरात और शत्रुंजय पहाड़ी। नासिया जी का मंदिर अजमेर में है। जल मंदिर पावापुरी बिहार में है। जैन मठ को बसादीस कहते हैं।